नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज संजय। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट सेट बी जो मैंने प्रिपेयर किया है केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। इसके पहले ऑलरेडी हमने मॉक टेस्ट का सेट ए डिस्कस कर लिया है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ दिस केवीएस पीजीटी जितने भी टॉपिक्स हैं उनके टॉपिक वाइज भी एमसीक्यू की वीडियोस मैंने ट्यूटोरियल वीडियोस मैंने प्रिपेयर की हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन के नाम से, वहाँ से भी उन सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरी वेबसाइट www.techtipnot.in के होम पेज पे इस केवीएस पीजीटी के रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल है, इधर एमसीक्यूज या मॉक टेस्ट या नोट्स या सिलेबस की अगर आप बात करें या ट्यूटोरियल्स की आप बात करें, उनके भी लिंक्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप उन सबको देख सकते हैं। एज वेल एज यदि आपको कंप्यूटर साइंस का जो 1000 एमसीक्यू का ई बुक है, यदि आप उसे भी लेना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स एज पर माई कंसर्न हो सकते हैं उसकी बेसिस पे मैंने प्रिपेयर किए हैं। एंड आई होप कि ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑल डिपेंड्स अपॉन द द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट विच आई पर्सनली बिलीव। फंडामेंटल्स अगर आपके स्ट्रांग हैं तो ऑब्वियसली आप सारे क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो है यू कैन सी इन योर स्क्रीन इज अबाउट डेटा फ्रेम एंड इट इज सेइंग दैट फॉर गिवन डेटा फ्रेम, एज यू कैन सी in your screen, let me on my pen. So here it is saying that for given data frame, you can see it is a data frame and there are two columns by the name of January and February, and similarly the row labels, इनका भी लेबल सेम है। क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड। यहाँ पे लिखा हुआ है temp इक्वल टू df डॉट ड्रॉप जनवरी। सो प्रिंट करेंगे अगर आप temp को तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जब ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल करते हैं डेटा फ्रेम के साथ में, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, इट ऑलवेज डिलीट योर रोज को, ना कि कॉलम को। तो अगर ये रो को डिलीट करेगा इसका मतलब यहाँ से ये जो रो है जनवरी की, ये पूरी रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। और जब ये यहाँ से डिलीट होगी सो यू कैन सी वी विल गेट दिस जनवरी फेब्रवरी, देन इस फेब्रवरी मंथ का जो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है। बेस्ड ऑन दिस यू कैन से दैट ये जो ऑप्शन ए यहाँ पे आपको दिख रहा है जन फेब्रवरी की वैल्यूज, दिस विल बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि टू क्रिएट अ चार्ट एज गिवन बिलो। आप देखें यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है एंड इस चार्ट को यदि आपको बनाना है तो आप कैसे इसे बना सकते हैं। द थिंग इज दैट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ कि ये लाइन चार्ट है, पहली बात तो ये। दूसरा इसके जो यहाँ पे डेटा मार्कर्स हैं वो सर्कल के फॉर्म पे। तो यदि इस क्वेश्चन को बनाना है तो हमारी यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू दी हुई है, मतलब एक्स के नाम से ये लिस्ट बनी हुई है, वाई की भी वैल्यू दी है। तो हम यहाँ पे कौन सा कोड लिखेंगे और शो करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप इसके ऑप्शंस को देखें तो तीनों ही प्लॉट मेथड है विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। एक्स और वाई हमने ले लिया दो कैटेगरी एक्सिस और वैल्यू एक्सिस की वैल्यूज़ को, दैट इज़ ऑल्सो ओके। लाइन स्टाइल सॉलिड है तीनों में, दैट इज़ ऑल्सो ओके। द थिंग इज़ दैट कि जो मार्कर का आपने यहाँ पे पॉइंट लिया है, एक है स्मॉल ओ, एक है कैपिटल ओ और एक है ज़ीरो। तो क्या इन तीनों को लेने से हमारा ये सर्कल का मार्कर आएगा? तो ऐसा नहीं है। हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं स्मॉल ओ को। कैपिटल ओ या ज़ीरो को आप लेंगे तो कोई भी मार्कर जनरेट नहीं होगा, इनफैक्ट यू विल फाइंड एरर। बेस्ड ऑन दिस वी कैन से कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर दिस क्वेश्चन इज अबाउट योर पाई प्लॉट एंड यहाँ पर ये बोलता है कि ये डेटा सेट है एक्स एंड वाई के फॉर्म में एंड आपको इसका आउटपुट प्रोडिक्ट करना है, प्रेडिक्ट करना है। इट इज सेइंग दैट plt डॉट हिस्ट। यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज को लिया गया है, दो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को लिया गया है, वन इज एक्स एंड सेकेंड इज वाई। इसका मतलब जब ये हिस्टोग्राम प्लॉट करेगा तो इसमें दो डिफरेंट सीरीज आएंगी। लेकिन यहाँ पे आप देखो बिन्स की वैल्यू 20 दी हुई है
एंड वी आर अज्यूमिंग दैट दीज आर द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। 20 का डिफरेंस है। यहाँ पर ये बोलता है कि हिस्ट टाइप जो है वो स्टेप होगा। तो अगर आप हिस्ट टाइप स्टेप ले लेंगे तो इसमें से किस तरह का आउटपुट जनरेट होगा। दिस इज माई फर्स्ट स्लॉट, आई मीन चार्ट, दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ डिज़ाइन, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ डिज़ाइन, एंड देन इसके बाद में ये यहाँ पर एक और यहाँ पे डिज़ाइन दिख रहा है। सो एक्चुअली क्या है, इट्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप स्टेप लगा देते हो तो उसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती, तो डायरेक्टली वी कैन से दिस इज द करेक्ट वन। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी हिस्ट टाइप आप प्रोड्यूस नहीं करते या नहीं लिखते, उस सिचुएशन में जो आपका चार्ट बनता है दिस विल बी लाइक दिस। यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये अगर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे, दिस इज योर डिफॉल्ट एक्चुअली व्हाट योर हिस्टोग्राम। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो ये थर्ड वाला देख रहे हैं, अगर आप हिस्ट टाइप जो है अगर आप उसे स्टैक्ड कर दें, बार स्टैक्ड कर देते, उस सिचुएशन में इस तरह से चार्ट प्रिपेयर करते। और ये जो चार्ट यहाँ पे लास्ट ऑप्शन डी दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है, आप देखें यहाँ पर कि जब हमने हिस्ट टाइप स्टेप लिया था तो यहाँ पर इसे स्टेप फिल्ड कर देते, मतलब भरा हुआ स्टेप कर देते, उस सिचुएशन में ये चौथे नंबर का चार्ट प्रोड्यूस हो जाता। बट फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है ये पहला वाला। सो द पर्पज इज व्हाट कि हिस्टोग्राम के ये डिफरेंट जो आर्ग्यूमेंट्स आप पास करते हैं हिस्ट टाइप में, आप उसको ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज सेइंग दैट फॉर गिवन डेटा फ्रेम सेल, दिस इज अगेन वन डेटा फ्रेम गिवन। यहाँ पे 2 कॉलम्स है, जनवरी, फरवरी, और 3 रो लेबल्स हैं, अशोक, राजेश एंड अब्दुल। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू हैव बीन आस्क्ड टू ऐड न्यू कॉलम टोटल टू शो द टोटल सेल ऑफ ऑल द मंथ्स। मतलब हमें यहाँ पर इसकी टोटल सेल निकालनी है। लाइक जनवरी प्लस फरवरी का यहाँ पर एक नया कॉलम बनेगा सेल के नाम, सॉरी टोटल के नाम से, और इनका जो भी ग्रैंड टोटल होगा जनवरी फरवरी का, उसे हमको लेना है। सो इसके लिए ऑब्वियसली देखिए, पहली बात तो ये कि डेटा फ्रेम में देयर इज ए मेथड कॉल्ड सम, उसका ही हम इस्तेमाल करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इस सम को आप कैसे यूज करते हैं। सो पहली बात तो ये कि चूंकि हमें नया कॉलम बनाना है, तो ऑब्वियसली या तो आप सेल डॉट टोटल करें या फिर आप सेल करके ब्रैकेट में इस टोटल को पास कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके हैं। और अगर आप इक्वल टू करके जो भी वैल्यूज असाइन करेंगे, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे एग्जिस्ट करने लगेगा। क्वेश्चन इज सेइंग कि हमें टोटल फाइंड करना है। सो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए सेल डॉट जनवरी किया है प्लस सेल डॉट फरवरी किया, तो यहाँ पर तो ये दोनों ही कॉमन है और ये दोनों सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी होंगे। और हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये कर दिया कि दोनों ही मोड पे असाइन कर दिया इक्वल टू। तो क्या ये वर्क करेगा, तो बिल्कुल ये वर्क करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, बोथ। आप इसे एक बार एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहां पर ये बोलता है कि प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड, S1 इज देयर इक्वल टू दिस pd डॉट सीरीज, हमने 10 और 20 यहाँ पे पास कर दिया। एंड इसके बाद में ये जो S1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसकी बेसिस पे एक नया सीरीज बना रहे हैं। तो क्या होगा, क्या ये रेप्लिकेट करेगा वैल्यूज को या फिर ये इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देगा। तो देखिए, जब आप सीरीज की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डायरेक्ट यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन ही इंप्लीमेंट होगा इसकी वैल्यूज के ऊपर में। सो इट इज एक्चुअली अरिथमेटिक ऑपरेशन। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से कि चूंकि यहाँ पे 10 और 20 है तो ऑब्वियसली ये 20 और 40 हो जाएगा S1 इंटू 2 करने से। तो जो S2 की जो वैल्यू आप प्रिंट करेंगे दिस विल बी लाइक ऑप्शन सी, यू कैन सी हियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। यू कैन सी दिस इज माय डिक्शनरी एंड इट्स आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे बोलता है कि इस डिक्शनरी की बेसिस पे हमने सीरीज बनाया। द क्वेश्चन इज अबाउट कि ये डिक्शनरी जो है आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे, इट इज बेसिकली योर 2D डिक्शनरी। तो मोस्टली व्हाट हैपेंस कि हम 2D डिक्शनरी की बेसिस पे डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। बट क्या अगर आप इस 2D डिक्शनरी की हेल्प से सीरीज को क्रिएट करेंगे विच इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज व्हाट योर वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, तो क्या होगा एक्चुअली। तो देखिए, ये सेन जो आउटर है एज पर द रूल, डिक्शनरी का जो आउटर की है वो एक्चुअली कॉलम का लेबल ले लेगा, तो ये सेन हो गया। तो क्या यहाँ पर ये 10 और 20 इंडेक्स बनेंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक सिंगल वैल्यू जनरेट होगी, ये सेन बनेगा हमारा। या तो आप इसे रो लेबल समझें या कॉलम लेबल समझें, लेकिन ये एज ए रो लेबल ट्रीट किया जाएगा।
और इसके बाद में जो ये 10:20 20:30 ये जो डिक्शनरी है ये एक सिंगल वैल्यू के रूप में ट्रीट की जाएगी, सो दैट अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो जो प्रिंट आएगा दिस विल बी लाइक दिस, यहाँ पर आप ऑप्शन सी में देख सकते हैं। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो हो सकता है कि भाई 2D डिक्शनरी के बेसिस पे आप सीरीज बनाएं तो कैसा क्वेश्चन हो भी सकता है, तो आप एक बार जरूर देख लें इसे भी। आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज सेइंग दैट फॉर गिवन डेटा फ्रेम रिवर, अगेन इट्स अबाउट डेटा फ्रेम, एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कवर्ड बाय गंगा इन डिफरेंट लोकेशंस। सो लोकेशंस तो हमारी ये 3 हैं, हमको इस गंगा का क्या निकालना है, ग्रैंडसम निकालना है। सो ऑब्वियसली डेटा फ्रेम इज माई रिवर, सो रिवर डॉट अगर आप गंगा कर देते हैं एंड इसके बाद में यदि आपको इसका टोटल सम निकालना है तो अगर आप डॉट सम करें तो भी ये सम निकलेगा। दूसरा, अगर आप चाहें तो सम लिखें ब्रैकेट में, अगर आप रिवर डॉट गंगा कर दें एंड इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। अब चूंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस, लेकिन यदि मैं इसके ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पे ग्रेटर देन 20 है, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जिन प्लेसेस की वैल्यू 20 से ज़्यादा है उनका एक्चुअली हमें सम निकालना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में मिसिंग हो गया है, जिनका वैल्यू मतलब जो है 20 से ज़्यादा उनको निकालना है। तो अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो टोटल सम आएगा। कंडीशन अगर लगा दी जाए कि 20 से ज़्यादा होना चाहिए, तब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपने ये कॉलम का नाम लिया, इसके अंदर ब्रैकेट में जाके फिर से इस कॉलम को लिया, इसका ग्रेटर देन 20 कर दिया, तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा इन फॉर्म ऑफ ट्रू। अगर ये ट्रू होगा तो उसकी वैल्यू को ये एग्जीक्यूट करेगा और उसका टोटल सम यहाँ पे निकाल देगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए तो काम करेगा। और मैंने जैसे पहले बताया कि आप डॉट सम बाद में भी लगा के इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो इन दोनों ही तरीकों से आपको सम मिल जाएगा। कंडीशन चूंकि लगी हुई है इसलिए इसके ब्रैकेट में हमने रिवर डॉट गंगा ग्रेटर देन 20 किया और इसी तरीके से यहाँ पर भी इसे मेंशन किया। तो दोनों ही तरीके से आप फॉलो करके इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज सेइंग दैट कि आप ये जो कोड लिखा हुआ है इसका आउटपुट फिर से प्रेडिक्ट करें। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, हमने एक सीरीज बनाई है। सीरीज में देखिए 5 वैल्यूज हैं और यहाँ पर हमने इनका मैनुअल इंडेक्सिंग किया है या रो का लेबल दिया है। अब एक्चुअली क्या है, हमने यहाँ पे फिर बोला कि आप प्रिंट करिए ILOC। नाउ ILOC इज व्हाट, बेसिकली इट यूजेस व्हाट डिफॉल्ट इंडेक्सेस, ना कि हमारा लेबल्ड इंडेक्स को इस्तेमाल करेगा। तो अगर आप इस 10, 20, 30, 40 एंड 50 को देखें और इसका डिफॉल्ट इंडेक्स अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हो जाता है 120 से। चूंकि हमने :3 लगाया तो 3 विल बी एक्सक्लूडेड, तो ये केवल 1 और 2 को होगा, दैट इज माई 20 एंड 30। So based on this we can say is option B is correct here. I guess आप सहमत होंगे इस चीज से। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। Here it is saying that select the correct statement. There are 2 statements given and it's about pie plot or you can say what chart. The first is saying that while creating chart, legend is displayed at the bottom right corner of it. So देखिए होता क्या है, जब आप चार्ट क्रिएट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के द्वारा तो आप नोटिस करेंगे कि जो इसका लीजेंड होता है वो अपर राइट कॉर्नर पे डिस्प्ले होता है, ना कि बॉटम राइट कॉर्नर पे। तो इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। एक बात लगे हाथ और आपको मैं बता दूं कि जब आप चार्ट बनाते हैं और अगर आपको लीजेंड की लोकेशन स्पेसिफाई करनी है तो इसके लिए जो पैरामीटर हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर LOC। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इट इज सेइंग दैट वैल्यूज बीइंग टेकन इन कैटेगरी एक्सिस शुड बी अरेंज्ड। तो ऑब्वियसली आप जब भी कोई चार्ट रेडी करते हैं तो जो एक्स में वैल्यूज लेते हैं, इनफैक्ट जो आप वाई एक्सिस में भी लेते हैं, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में हम प्लेस करते हैं लाइक दिस। सो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन बी दैट इज 1 फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Here it is asking that look at the given code and predict the output. और आप ये एज्यूम करो कि इस कोड को जब आप रन करेंगे तो आपने यहाँ पे इनपुट क्या डाला है, 6 डाला है। हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। हमने पहले एक फंक्शन बनाया फैक्टोरियल के नाम से, ये यहाँ पे फैक्टोरियल एंड हो रहा है। इसमें हमने आर्ग्यूमेंट पास किया x, एक लूप चलाया i से लेकर x+1 तक, r इक्वल टू हमने r इंटू आई कर दिया। ये लूप से फंक्शन से हम बाहर आएंगे। हमने इस r को इनिशियलाइज किया 1 से, हमने इसको डिक्लेयर किया।
नाउ हियर इट इज दिस आर इज बेसिकली, इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल है, क्योंकि अराउंड द प्रोग्राम आप इसको यूज कर सकते हो। एन इनपुट किया, फैक्टोरियल कॉल किया, एन की वैल्यू को पास किया एक्स में। अब एक्स में जो भी वैल्यू है दैट इज माई 6। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? तो प्रॉब्लम इज व्हाट कि अगर आप इस आर को देखें तो इसका जो स्कोप है इट इज लिमिटेड टू दिस फंक्शन, मतलब इट इज लोकल टू दिस फैक्टोरियल एक्चुअली। एंड ये जो आर है इसका स्कोप अक्रॉस दी प्रोग्राम इसे आप यूज कर सकते हैं। बट ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, बोथ आर ऑक्यूपाइंग डिफरेंट मेमोरी स्पेस। अब जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बोलेगा कि आपने डायरेक्ट इस आर को क्या कर दिया है, असाइन कर दी है एक वैल्यू इन ड्यूरिंग ऑपरेशन विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप इस आर को पहले डिक्लेयर करिए। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, जब आप प्रिंट आर करोगे तो आपको एरर शो कर देगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करके मैंने इसी का सेकंड पार्ट बनाया कि यदि मान लीजिए इस क्वेश्चन को आपको करेक्ट करना है सक्सेसफुली रन करने के लिए, तो आप क्या करेंगे। अभी मैंने आपको बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, इस आर को यहाँ पर क्या बना देना है, आपको इसे डिक्लेयर कर देना है आर के रूप में। इससे क्या होगा कि अब ये आर चाहे बाहर में हो, और आपने जब ग्लोबल आर इसे अंदर कर दिया मतलब ये ग्लोबल हो गया स्कोप, और इसका मतलब ये पॉइंट करेगा इस आउटर आर को, मतलब इसमें जो भी चेंजेस होंगे ऑटोमेटिकली इस बाहर के आर में भी वो हो जाएंगे। अब अगर आप प्रिंट आर करोगे तो ये बाकायदा आपको आंसर देगा 720। तो बेस्ड ऑन दिस यदि आप पहले ऑप्शन को देखें, यहाँ पर कोई ग्लोबल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरे को यदि आप देखें तो आप यहाँ पर ग्लोबल आर इक्वल टू 1 करेंगे, इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा, यहाँ पर ही ये एरर दे देगा, क्योंकि जब आप ग्लोबली किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे असाइनमेंट हम कभी भी नहीं करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एंड ऑप्शन सी जो यहाँ पे आप देखोगे, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपने पहले भी इसके जैसे प्रोग्राम बनाए होंगे, तो ग्लोबल आर आपने लिया यहाँ पर और इसे यहाँ पे इनिशियलाइज करें, तो दिस इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Here it is again, define the flow of execution of given program। यहाँ पर ये सारी स्टेटमेंट नंबर मैंने कर दिए हैं। अब जब आप इस कोड को रन करेंगे तो क्या फ्लो होगा। तो देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, ऐड क्यूब, हमने दो वैल्यूज इनपुट की हैं, आर में पास किया और आर को हमने डिस्प्ले किया, क्यूब को हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं किया है। इसका मतलब जब आप इस कोड को रन करोगे तो एज पर द रूल जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो पहले ये फंक्शंस डिफाइन हो जाएंगे हमारी मेमोरी पे। इसका मतलब सबसे पहले ये वाला लाइन होगा, इसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा लेकिन ये डिफाइन होगा। जब आप कोई भी प्रोग्राम रेडी करते हैं यू वुड नो कि उसमें बेसिकली डेफिनेशन का पार्ट होता है और ऑब्वियसली उसमें डिक्लेरेशन का भी पार्ट होता है, लेकिन डेफिनेशन और एग्जीक्यूटेबल पार्ट ये दो होते हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर आप डिक्लेरेशन भी ले सकते हैं या एग्जीक्यूशन जहाँ पे पार्ट होता है उसके अंदर भी यहाँ पर डिक्लेरेशन का पार्ट होता है। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो डेफिनेशन का पार्ट है ऑब्वियसली उसको मेमोरी में सिस्टम क्या करता है, स्पेस देता है या इनिशियलाइज करता है। बेस्ड ऑन दिस जब ये कोड रन होगा तो पहले ये मेमोरी में इनिशियलाइज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए पहला नंबर का कोड रन होगा, उसके बाद ये 2 वाला स्किप होगा, 3 रन होगा, दैट मीन्स 1 होगा, 3 होगा, यहाँ पे भी 1 3 है, एंड इसके बाद में ये 4 को स्किप करके सीधे 5 में आएगा। ए की वैल्यू इनपुट होगी, फिर 6 को रन करेगा, दैट मीन्स 5 एंड 6 होगा। 7 में आएगा, ये फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा वापस नंबर 1 में। 7 के बाद ये 1 को कॉल करेगा, फिर ये 2 कॉल होगा, जैसे ये कोड एग्जीक्यूट होगा वापस कंट्रोल शिफ्ट होगा इस फंक्शन कॉल में, दैट इज अगेन 7 नंबर, एंड देन फाइनली ये 8 को एग्जीक्यूट कर देगा। बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट फॉर गिवन फंक्शन यू कैन सी डेफ इक्वेशन। यहाँ पर ये फंक्शन हमने डिफाइन किया इस तरीके से इक्वेशन के नाम से। यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, ए बी सी को हमने डिफॉल्ट बनाया है, ए बी यहाँ पे पोजिशनल है। अब यहाँ पर इसकी बेसिस पे 3 तरीके से हमने इसको कॉल किया है और हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा लीगल है और कौन सा इलीगल है। तो देखिए पहला है इक्वेशन ब्रैकेट में 5000, हमने सी को इनिशियलाइज कर दिया, फिर से बी को कर दिया, और चूंकि पहली पोजीशन ए की है तो ए की ये वैल्यू 5000 ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन है, सी को 30 किया, ए को 50 किया, बी को यहाँ पे भी हमने डायरेक्ट पोजीशन है और असाइन किया है उनका बाकायदा नाम के साथ, तो ये भी बिल्कुल सही है।
तीसरे में बोलता है इक्वेशन में 50, ए को फिर से मैंने 50 किया और बी को 20 किया, तो बी तो ठीक है, हमने यहाँ पर ए को भी लिया वो भी ठीक है, लेकिन ये जो 50 हमने दिया तो ये फिर से इस ए को ही फाइंड करेगा। तो इसका मतलब ए इक्वल टू 50 जो दोबारा आप दे रहे हो वो दोबारा इनिशियलाइज होने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपको एरर मिलेगा। तो शुरू के दो तो लीगल हैं, तीसरा इलीगल हो गया, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। तो ये तो बात हुई कि कैसे हम लीगल और इलीगल या आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो इट शुड बी इन द लास्ट पोजीशन, उसके पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट लिया, लेंथ फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल किया, ये मेरा नंबर है 232 डिवाइडेड बाई 2। आप इसे डिवाइड करोगे सो दिस विल बी 1, अगेन 2 5 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2, देन 2 6 जा, एंड इसके बाद में ये फिर से आ जाएगा 166। ऑल राइट, और चूंकि ये यहाँ पर इसे डिवाइड करेगा कंप्लीट, सो यहाँ पे पॉइंट लगा के ये इसे क्या कर देगा 0, तो इसका जो आउटपुट आएगा दिस विल बी लाइक दिस। अगर ये 232/2 होता तब आपको क्या मिलता 166। अब आप देखो ये स्ट्रिंग में जब कन्वर्ट होगा 166.0, तो 1 2 3 4 5 टोटल हो गया 5 कैरेक्टर, मतलब लेंथ निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 5। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगला हमारा क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट राइट अप्रोप्रिएट कोड टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट। अब ये देखिए ये इट्स अ काइंड ऑफ पिरामिड, अब इसे हमने डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए मैंने कुछ कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देखें जरा। पहला है वेरिएबल मैंने डाला 1 फॉर आई इन रेंज 4, यहाँ पे बोला हमने प्रिंट वेर, तो जब आई की वैल्यू 1 होगी, सॉरी 0 होगी, ये प्रिंट हो गया 1। उसके बाद में वेर इक्वल टू वेर इंटू 10, मतलब 1 इंटू 10, 10 प्लस 1 11, तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो फिर ये 11 प्रिंट कर देगा। फिर 11 इंटू 10 110 और प्लस 1 करेंगे तो 111, तो नेक्स्ट टाइम जब आई 2 होगा तो ये हो जाएगा 111, मतलब ये सही चल रहा है प्रोग्राम। तो ये कोड मेरा ए वाला जो है वो बिल्कुल सही है। सो नाउ द नेक्स्ट इज सेइंग दैट फॉर आई इन रेंज 4 देन प्रिंट वेर इंटू इक्वल टू 10 प्लस 1, which I think is not correct here. This expression might produce the wrong result, because यहाँ पे प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी हमारे की, I mean हमारे इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। आप इसे एक बार सॉल्व करके बताएं मुझे। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है फॉर आई इन रेंज 5 फॉर जे इन रेंज आई इन रेंज 5 ठीक है, फिर जे इन रेंज आई, मतलब जब आई 0 है तो जे 0 तक चलना चाहिए, नहीं चलेगा। जब आई 1 होगा तो ये 0 चलेगा, 0 चलेगा तो 1 प्रिंट करेगा। आई जब 2 होगा तो 0 1 चलेगा 2 बार, तो फिर से ये 2 बार प्रिंट करेगा, तो ये भी लूप चल जाएगा। तो एज पर माई कंसर्न, अच्छा डी में भी अगर आप देखें 5 है, 5 माइनस आई, तो ये क्या होगा 5 माइनस आई का मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, तो ये तो हमें चाहिए नहीं। सो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन ए दैट इज जो पहले वाला है ये भी करेक्ट होगा, और जो ऑप्शन सी यहाँ पर है वो भी करेक्ट होगा। आप मुझे ये बताइए एग्जीक्यूट करके कि क्या ये बी चलेगा। एज पर माई कंसर्न दिस विल नॉट वर्क। अब हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है फॉर गिवन टेबल बुक्स, ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है। इट इज सेइंग दैट कि हमारा ये टेबल है, उसकी बेसिस पे हमें एसक्यूएल कमांड लिखना है इससे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। नाउ डेटा स्ट्रक्चर, डीबेस डमीज एंड इट इज सेइंग मास्टरिंग एक्सेस, तीनों का ऑथर अगर देखें तो अलग दिख रहा है। टाइप अगर देखें तो डीएस है, हियर इट इज डीबीएमएस और हियर इट इज डीबीएमएस, तो ये हमारा कॉमन हो रहा है। और अगर इसके ऑप्शंस को देखा जाए तो यू कैन से इट इज सेइंग टाइटल फ्रॉम लाइब्रेरी वेयर टाइप इक्वल टू डीएस और टाइप डीबीएमएस, तो मतलब हम यहाँ पे टाइप की बेसिस पे कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये स्ट्रिंग को जब आप मल्टीपल टेक्स्ट कंपैरिजन की बात हो रही है एक्चुअली, तो यहाँ पे टाइप इक्वल टू डीएस ठीक है, और लगा के टाइप इक्वल टू डीबीएमएस, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। टाइटल यहाँ पे प्रिंट किया है लाइब्रेरी टेबल से, ये भी ठीक है। दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे ये बोलता है कि सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम योर लाइब्रेरी, ये भी ठीक है। वेयर टाइप इन, सो वी नो दैट कि जो मल्टीपल टेक्स्ट कंपैरिजन है तो उसके लिए हम इन ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर डीएस कॉमा लगा के डीबीएमएस कर देंगे तो ये भी रन हो जाएगा। सो बोथ आर करेक्ट हियर। और अगला जो ऑप्शन है अगर आप इसे देखें, इट इज सेइंग दैट सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम लाइब्रेरी वेयर टाइप इक्वल टू डीएस और डीबीएमएस, तो रॉन्ग है, यहाँ पर एंड लगा दिया तो ये भी वर्क नहीं करेगा।
So based on this we can say कि 1 and 2 are true, so option A is correct here. तो ये तो बात हुई इस क्वेश्चन के आंसर की। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट फॉर गिवन टेबल बुक्स, जो प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हमने देखा, हमको अगर सारे रिकॉर्ड डिलीट करने तो क्या करेंगे। तो देखिए पहला है डिलीट और दूसरा है ट्रनकैट। तो डिलीट फ्रॉम क्लब, ये बिल्कुल सही है, डिलीट फ्रॉम क्लब करेंगे अगर सारे रिकॉर्ड डिलीट करने। और जब आप ट्रनकैट इस्तेमाल करते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रनकैट व्हाट योर क्लब। तो दोनों ही वर्क करेगा। इसका मतलब 1 and 3, डिलीट ऑल कभी भी नहीं होता और ट्रनकैट फ्रॉम भी नहीं होता है। सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। एक बात मैं आपको बता दूं कि डिलीट जो होता है बेसिकली ये सिर्फ डेटा को डिलीट करता है, जबकि ट्रनकैट क्या करता है, इसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से हुई है कि ये डेटा के साथ में पूरे टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता है पहले, और उसके बाद में फिर से उस स्ट्रक्चर का नया निर्माण करता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस डिलीट एंड ट्रनकैट। सो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि अभी जो टेबल आपने बुक का बनाया है, अभी जो हमने देखा, यहाँ पे मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, दिस क्वेश्चन नंबर 17। अभी ये बोलता है कि कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज ऑफ प्राइस ऑफ बुक्स पब्लिकेशन वाइज। तो मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर ये बोल रहा है क्वांटिटी है और प्राइस है, इसका टोटल और सम निकालना है। मीन्स टोटल और सम दोनों हमारा प्राइस का निकलेगा पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग। तो पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग हो गया, इसका मतलब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज का। और जो बात यहाँ पे आ रही है क्वेश्चन में वो ये कि क्या हम एक से ज़्यादा एग्रीगेट फंक्शंस को एक साथ ले सकते हैं हमारे एक सिंगल क्वेरी में। यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो हमने हर जगह मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शंस को लिया है एक ही सेलेक्ट स्टेटमेंट में। और लास्ट ऑप्शन बोलता है कि वी कैन यूज ओनली वन एग्रीगेट फंक्शन इन वन क्वेरी। सो दिस इज नॉट एक्चुअली करेक्ट। हम एग्रीगेट फंक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसका रूल ये बोलता है कि आपको क्या करना होगा कि जो भी दो फंक्शंस आप एक साथ ले रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन, इट शुड बी सेपरेटेड बाय दिस कॉमा, तब आप इसे ले सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस अगर आप इस कोड को देखें, यहाँ पे जो ये पहला, सॉरी मैं ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेलेक्ट हो गया, ये टोटल प्राइस है, लेकिन इसका नाम भी हमको चेंज करना है क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब आप कैलकुलेट करें तो टोटल का टोटल प्राइस दिखना चाहिए, एवरेज का एवरेज प्राइस। सो इसका मतलब ये कि जब आप फील्ड नेम देते हैं, कोई भी कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने लिया सम ऑफ प्राइस, तो इट शुड बी लाइक एज टोटल। हाँ, तो एज लगाएंगे हम बाद में। तो बेस्ड ऑन दिस यदि आप इस क्वेरी के ऑप्शंस को देखें, सो वी कैन से सेलेक्ट सम प्राइस एज टोटल प्राइस, कॉमा लगा के एवरेज ऑफ प्राइस एज एवरेज प्राइस फ्रॉम ग्रुप बाय पब्लिशर इज करेक्ट हियर। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट सेलेक्ट द करेक्ट एसक्यूएल कमांड। अब यहाँ पे ये चारों ऑप्शन इंसर्ट से रिलेटेड है। इंसर्ट से रिलेटेड है, इसका मतलब जब आप इंसर्ट कमांड यूज करेंगे तो इंसर्ट होगा। इनटू भी सही है। इनटू के बाद आप लेते हैं टेबल का नाम, टेबल के बाद में आप देते हैं वैल्यूज एंड इसके अंदर में जो भी वैल्यूज है। तो यहाँ पर ये पूरी सीक्वेंस तो सभी में सही आ रही है। 1 संजय भी सही है, सब में चारों में ठीक है। लेकिन जब आप डेट को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम एक्चुअली लेते हैं क्या, ईयर पहले, डैश लगा के मंथ, फिर हम देते हैं डेट। सो वाई वाई 4 बार, mm 2 बार, dd 2 बार। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट। Based on this we can say option D is correct here. Remember this. Next question is saying that select incorrect pair. Here it is saying that firewall जो होता है वो नेटवर्क फिल्टर है। बिल्कुल सही बात है, ये फिल्टर का काम करता है। एंटीवायरस में सैंडबॉक्स बिल्कुल सही है, ये सैंडबॉक्स जो होता है इसका प्रयोग करता है वायरसेस को चेक करने के लिए। तीसरा बोलता है ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड इज क्वेटी, या सारे सही हैं। सो एक्चुअली देखिए, जब आप ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड की बात करते हैं तो एक ऑन स्क्रीन बोर्ड भी होता है कीबोर्ड। तो जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है वो एक्चुअली क्वेटी होता है। ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड जो है वो एक्चुअली जो की लॉगर्स आपने सुना होगा, ये भी इट्स अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर या मैलवेयर्स होते हैं जो आपके कीबोर्ड को जो होता है उसके ऊपर में या तो हार्डवेयर के फॉर्म में एक थिन लेयर होती है उसकी, या फिर ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो आप जो भी की प्रेस करते हैं उसको ये पूरा उसकी लॉग फाइल बना लेता है, जिसकी बेसिस पे जो भी क्रिमिनल है या हैकर है
वो आपके सिस्टम को हैक कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन को ले सकता है। तो इसलिए आजकल ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड का ज़माना है। आपने देखा भी होगा कि जो पेटीएम आप कभी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, उसकी जो कीज़ आती हैं वो रैंडमली प्लेस्ड होती हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट में, एसबीआई में भी आप जैसे देख सकते हैं, योनो एसबीआई में। सो दे आर बेसिकली ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड। सो ये क्वेटी नहीं होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है कि सैटेलाइट यूजेस व्हाट। तो देखिए सैटेलाइट क्या यूज़ करता है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड या रेडियो। सो बेसिकली सैटेलाइट यूज़ करता है माइक्रोवेव्स, इस बात को ध्यान रखिए। इंफ्रारेड जो होता है वो आपका ब्लूटूथ यूज़ करता है, इस बात को ध्यान रखिए। और जो एफएम बैंड होते हैं, एएम बैंड होते हैं, या जो रेडार होता है, ये लोग आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं ये बेसिकली तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये सभी उसके टाइप में आते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ इस पॉइंट को, लेकिन ईएम वेव्स का इस्तेमाल सैटेलाइट में तो नहीं होता, ये कंफर्म है। सो बेसिकली माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स, तीन बेसिक कैटेगरीज होती हैं कम्युनिकेशन की। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये बोलता है कि VOLTE स्टैंड्स फॉर व्हाट। वॉइस ओवर लेटेस्ट टर्म एमिशन, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, वॉइस ऑन लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन, वॉइस ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। तो करेक्ट है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। सो ये मोबाइल का इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटोकॉल नाउअडेज, जिसको कि मोबाइल का स्टैंडर्ड हम बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन हो रहा है आज के टाइम पे 4G 5G में। आगे बढ़ते हैं। CSV फाइल्स आर व्हाट। स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और बाइनरी। करेक्ट आंसर इज व्हाट योर स्ट्रक्चर्ड। CSV फाइल्स हमेशा जो होती हैं वो स्ट्रक्चर्ड होती हैं। ये आपकी CSV फाइल है 1A10 2,B,20, तो ये स्ट्रक्चर्ड में आएगी, ना कि सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड में। दो ये जो होती हैं टेक्स्ट फाइल्स होती हैं और इसमें रो कॉलम का फॉर्मेट नहीं होता है, फिर भी ये स्ट्रक्चर्ड ही मानी जाती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर GNU-GPL। तो GNU-GPL में कौन नहीं आता है, तो HTML आता है, बिल्कुल आता है। ODF आपके ओपन ऑफिस का हो गया, ये भी आएगा। RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट जनरली वर्डपैड वगैरह में होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। .doc जो है वो MS वर्ड की फाइल होती है। MS वर्ड का मतलब हो गया प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो GNU-GPL में नहीं आता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हियर। अगला क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द रिजल्ट ऑफ गिवन कोड। x में 12 डाला, i में 1 डाला, सम हो गया 0, वाइल लगाया i इज लेस देन x, मतलब जब तक i की वैल्यू x से कम है। और इफ i मॉड 2 डबल इक्वल टू चेक किया हमने कि ये इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है तो सम का वैल्यू को बढ़ा दो और फिर i की वैल्यू को बढ़ा दो, और उसके बाद में बोला प्रिंट सम। तो क्या ये रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर 12 है, अगर आप इसका इवन नंबर निकालो 0 से, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारे i शुरू हो रहा है 1 से, तो 2 4 6 8 10, 12 तो काउंट नहीं होगा, तो ये आना चाहिए 5। लेकिन जब आप इस प्रिंट को देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इस सम को तो ब्रैकेट में डाला ही नहीं है इसने, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया इसने प्रिंट सम, जो कि गलत है। एक्चुअली ये क्या होना चाहिए, ब्रैकेट आना चाहिए, तो ये आपको सिंटैक्स एरर प्रोड्यूस कर देगा। तो ये तो बात हुई इस क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज सेइंग दैट बिट्टू इज ए टेक सेवी स्टूडेंट and has also an Instagram account where he keeps sharing some informative posts from time to time. This time Bittu downloaded the complete NCERT computer science book अपने नाम से बना के उसको, हालांकि लिखा नहीं है लेकिन उसने इंस्टाग्राम में हाँ अपने नाम से इसको क्या कर दिया, शेयर कर दिया। तो ये जो इलीगल प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके हिसाब से, और अगर हो रहा है तो किस टाइप का ये एटिकेट्स, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं एटिकेट्स के, तो किस टाइप का वायलेशन है। तो पहली बात तो ये कि भाई NCERT की प्रॉपर्टी है, आप अपने नाम से तो शेयर कर ही नहीं सकते, दो इट इज़ फ्री टू यूज़, लेकिन इट हैज़ इट्स ओन कॉपीराइट। अब कॉपीराइट अगर आ गया मतलब वो आ जाएगा किस में, आपके नेट एटिकेट्स में। तो चूंकि यहाँ पे एटिकेट्स की बात हो रही है, अदरवाइज एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता, तो यहाँ पर वो है नहीं, एटिकेट्स में है, तो सोशल मीडिया एटिकेट नहीं होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम है लेकिन सोशल मीडिया एटिकेट नहीं, क्योंकि आपने बुक को अपने नाम से शेयर कर दिया। सो इट इज़ बेसिकली व्हाट योर नेट एटिकेट्स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि ये हमारा कस्टमर टेबल है। अब आपको यहाँ पर देखिए, ये कस्टमर नेम में संजय स्पेस कुमार, हृदय स्पेस सिंह, जगमोहन स्पेस लाल, स्वप्निल स्पेस ओझा दिया है, हमको केवल पहला नाम चाहिए।
तो यहाँ पर आप देखें हमने जो कोड लिखा है, मतलब संजय स्पेस कुमार हम पहले ले लेते हैं, ये स्पेस आ गया, ये हमारा कुमार आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, लेफ्ट लेना है, मतलब लेफ्ट साइड से लेंगे तो ये तो बिल्कुल सही मेथड है। कस्टमर नेम को हम लेंगे, ये भी ठीक है। क्या INSTR लेंगे? बिल्कुल लेंगे। इन स्ट्रिंग क्या करता है बेसिकली, ये जिस भी आई मीन इसके अंदर स्ट्रिंग को पास किया जाए और उसके बाद जो पोजीशन हम यहाँ पे जिस कैरेक्टर को देते हैं वहां तक के कैरेक्टर को क्या करेगा, ये टोटल नंबर ऑफ उसके कैरेक्टर्स को क्या करेगा, काउंट करेगा। यहाँ पर ये स्पेस आ रहा है आप देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, आप इसको भी ये इंक्लूड कर लेगा 7 को, तो ये क्या करेगा रिटर्न यहाँ पर 7। अब कस्टमर नेम के फर्स्ट 7 कैरेक्टर को देखें तो यहाँ पर एक स्पेस भी ऐड हो जाएगा, तो सेलेक्ट लेफ्ट करोगे आप, हो सकता है देखें तो आपको ये आंसर संजय ही देगा, लेकिन यहाँ एक स्पेस इंक्लूडेड है। तो इसलिए जब आप इस INSTR से जो रिटर्न हुआ 7 कैरेक्टर जिसमें स्पेस को भी उसने काउंट किया, -1 कर देंगे तो टोटल 6 कैरेक्टर आएगा, तब ये लेफ्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्चुअली हमारा ये नाम डिस्प्ले होगा। और यही चीज़ बाकी कैरेक्टर्स में भी होगी। सो इस तरीके से जो ऑप्शन बी है वो एक्चुअली यहाँ पर करेक्ट होगा। सब STR का तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, ट्रिम भी नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रिम जो है ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करता है, सब STR क्या करता है, आपके सब स्ट्रिंग को पास करता है, उसको भी हमने यहाँ पे सही तरीके से नहीं लिखा है। हालांकि स्पेस डाला है हमने, बट डजंट विल नॉट मेक एनी सेंस एक्चुअली। तो ये तो हुआ इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जो गूगल ट्रांसलेट है क्या है, वो एड ऑन्स है, प्लगइन्स है, ब्राउजर है या सर्च इंजन है। सो बेसिकली गूगल ट्रांसलेट जो होता है इट्स एड ऑन, इट्स नॉट ए प्लगइन और ब्राउजर और सर्च इंजन। तो ये तो हुआ इसका करेक्ट आंसर। फाइनली हम आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे ये राउंड फंक्शन है, -2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 7168.962 -2। तो देखिए जब माइनस से करते हो तो -1 का मतलब 10 और -2 का मतलब नियरेस्ट 100। तो 68 जो है इट इज नियर टू 7200, नॉट 7100 एक्चुअली। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 68 है, जो कि ऑब्वियसली 50 से ज़्यादा है। तो रिटर्न होगा आंसर हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 7200 या 7200। तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ऑल दी द आंसर ऑफ दीज MCQs जो मैंने इस मॉक टेस्ट में आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये डेफिनेटली हेल्प करेगा इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में, साथ ही साथ क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्व करना है या किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो आई गेस डेफिनेटली ये आप प्रैक्टिस करें, और इसकी लिंक जो है वो आपको मेरे वेबसाइट www.techtipnow.in के फ्रंट पेज पे ही मिल जाएगा, या मॉक टेस्ट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर सेट बी के नाम से, जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, अपलोड हो चुका होगा, वहाँ से जाके इसे आप ऑनलाइन दे सकते हैं। और लाइक आई सेड पहले भी कि आप जितना बाकी मटेरियल चाहिए उन सब की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड एट दी एंड, अगर ये वीडियो पसंद आए, जो कंटेंट मैंने शेयर किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। सो मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर के साथ में, नए सॉल्यूशन के साथ में, नए कॉन्सेप्ट MCQs के साथ में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।